हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू अपना प्लेनेट। कौन कौन आ गया है भाई? रुकें या शुरू करें? कौन कौन आ गया है भाई, जल्दी बताओ तो क्लास शुरू करते हैं, वरना फिर मुझे जो है चेक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज से हमारी एमपी की जो क्लास है ना वो शुरू होने वाली है। आज से दोस्तों हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं और आज हमारा एमपी का इंट्रोडक्शन का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। आज जो है एकदम इंट्रोडक्शन जो है वो हम रेडी करेंगे और बहुत जो है मजा जो है वो आपको आने वाला है इंट्रोडक्शन में। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीजें जो है वो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बेसिकली एक बात मैं आपको बताऊं तो जितने भी लोग दोस्तों अभी जो है लाइव हो चुके हैं और अभी जितने भी लोग आने वाले हैं सब लोग आ जाएं, फिर हम 1 मिनट 2 4 बातें कर लेंगे कि हम किस तरीके से इसे देखने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अजीब सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो है वो बना हुआ है इस मैप में, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखी हुई थी डेट और डेट थी पुरानी, तो मैं उसको कर रहा हूँ कवर अप कि अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। और ईमानदारी देख रहे हो। चलें, आ गए भाई सब लोग? बीना, रितिका, संस्कार सब लोग आ गए भाई, है ना? गुड मॉर्निंग बीना, गुड मॉर्निंग। और चलिए भाई, आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं दोस्तों। और फाइनली अब देखिए, बातचीत कुछ ऐसी है हमारी यार कि अब हमारा ये जो मध्य प्रदेश का टॉपिक है दोस्तों, ये हो चुका है शुरू। और इसमें नो डाउट आपको पीपीटी देखने को मिलेगी, ठीक है। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा एमपी आपको पढ़ाऊंगा मैं। जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों सब पढ़ेंगे हम, है ना? एमपी के बारे में सब कुछ जो भी होता है वो सब कुछ। देखिए, ये जो क्लासेस है ना ये आपको एमपी पीएससी में दोनों जगह काम आएगी। एक तो आपको काम आ जाएगी ये प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में पूरा का पूरा एमपी का पोर्शन हम कवर करेंगे। और दूसरा दोस्तों, हम यहां पर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी इस टॉपिक से काफी मदद आपको मिलने को जो है वो होने वाली है। दूसरी बात दोस्तों, साथ ही साथ जो अदर एग्जाम्स होते हैं एमपी के, उसके हिसाब से भी इस क्लास को जो है वो रखा जाएगा। मतलब इसमें हम फैक्ट्स भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पढ़ने वाले हैं ठीक है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों देखिए, एमपी में आपको पहली बात तो भाई बोर्ड में जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बोर्ड में मैं आपको लिखकर बताऊंगा, यानी बोर्ड राइटिंग के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीजें। जिस तरीके से दोस्तों हमने इंडिया में उद्योग पढ़ा था, इंडिया में हमने एनर्जी पढ़ी थी, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है बोर्ड में लिखकर पढ़ाना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको जो फील आता होगा ना वो एकदम ऑफलाइन, या ऐसा लगता होगा कि आप सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता होगा। संस्कार क्या बोल रहे हो? एमपी ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ सकते हैं हम? बिल्कुल यार, अगली क्लास से कर देंगे भाई, ठीक है? कि इसी क्लास से करें, इसी क्लास से करें क्या? चलो यार, इसी क्लास से कर देते हैं, क्या रखा है उसमें चलें भाई। तो दोस्तों देखिए, ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ने वाले हम। अब तुम लोगों को पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, एस्थेटिक लगेगा? हाँ यार, अब ब्लैक से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तुम लोग कलर बता देना, तुम लोग कमेंट में कलर बताओ कि तुम्हें कौन से कलर में पढ़ना है ठीक है। ब्लैक में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है ज्यादा, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। अरे यार, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो फिर ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो है ना वो ओपन कर दी, इतने दिनों से व्हाइट में पढ़ा रहा था मैं। एक्चुअली ब्लैक में पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा जो रूम है ना उसे डार्क रखना पड़ता है, वरना हर एक चीज का रिफ्लेक्शन आता है। ये यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पे हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रिफ्लेक्शन पता है काय का है? ये रिफ्लेक्शन एक यहाँ पर एक छोटा सा व्हाइट कलर का एक बुक सेल्फ रखा हुआ है, उसका है ये। अब मुझे वो हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो पर ठीक है, अब इतने में मैनेज कर लो। तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होगा, अदर एग्जाम्स भी कवर होंगे, और इसके साथ साथ राइटिंग बोर्ड जो है, बोर्ड पर राइटिंग करके हम पढ़ने वाले हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ना मैं इसमें पीडीएफ भी दूंगा, है ना? इसकी भाई पीडीएफ भी मिलेगी आपको।
बिल्कुल जबरदस्त पीडीएफ मिलेगी आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन हम पढ़ेंगे बोर्ड राइटिंग से भी, ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कम समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। वो ठीक कर देंगे, है ना। संस्कार रिफ्लेक्शन अगली क्लास तक ठीक कर देंगे भाई। अब अभी करेंगे ना तो पूरी क्लास अपनी इधर उधर हो जाएगी। अपन उसको ठीक कर लेंगे। 1 मिनट दो जरा, मुझे देखता हूं ट्राई करके। कुछ नहीं हुआ, ये देखो। ठीक कर लेंगे इसको अगली क्लास में, है ना। ब्लैक में मजा तो आता है। और देखिए, ये जो एमपी की क्लास होने वाली है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरी मैपिंग जो है वो करवाने वाला हूं। पूरी मैपिंग करवाऊंगा, मतलब कि एमपी का पूरा जो मानचित्र है वो दोस्तों मैं अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। अलग अलग तरीके से, है ना। 2 प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमपी की मैपिंग। ठीक है, 2 प्रकार से। एक तो आपका जो सरकारी मैप रहता है, गवर्नमेंट मैप रहता है, वो हम देखने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में वही आता है। और दूसरा दोस्तों, एक ऐसा मैप है जो इजी मैप कहलाता है, यानी कि एक इजी मैपिंग होती है जो कि दिमाग में बढ़िया याद रखने के हिसाब से या चीजों को समझने के हिसाब से बहुत जबरदस्त होती है। तो मैं ये दोनों की दोनों चीजें आपको इसमें करवाने वाला हूं। तो एमपी की क्लास मतलब जबरदस्त रहने वाली है। ठीक है। अब देखो भाई, मुझे ना आप लोगों से एक फेवर चाहिए। फेवर क्या चाहिए भाई आपको? पहली बात तो इसकी नोट्स जो है वो बनाना है साथ में। बिल्कुल एमपी की नोट्स बनाना है दोस्तों, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो अटेंटिव रहते हैं, बढ़िया सिनॉप्सिस बनते हैं, तो बढ़िया नोट्स बनाना। दूसरी बात दोस्तों, इसमें हम बहुत ही प्रिसाइज तरीके से स्टडी करेंगे। प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक अध्ययन हम करने वाले हैं। हम फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से भैया एमपीपीएससी के सिलेबस को बहुत सूक्ष्मता से देख रहा हूं। एमपी के बारे में मैं आपको यही कहूंगा, बहुत ज्यादा लो लेवल की जानकारी नहीं आती है एमपीपीएससी में। अदर एग्जाम्स में आ जाती है, कहीं कहीं जरूर हम उतने लेवल तक जाएंगे, लेकिन एमपीपीएससी में वही बातें पूछी जाती जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो हर एक महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, लेकिन फालतू की बातें जो अनावश्यक है, जो जबरदस्ती के लिए होती, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, टाइम पास नहीं करने वाले। इसके अलावा हमें क्या करना है? नोट्स तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, प्रिसाइज स्टडी करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भैया आप डेली रिवीजन करोगे, ये आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। रिवीजन के बिना मजा नहीं आएगी दोस्तों। आपने बाकी सब्जेक्ट कैसे लगाए हैं वो एक अलग है, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा मध्य प्रदेश का, तो मजा आ जाएगी। क्योंकि इसकी सारी के सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में ना सब जुड़े हुए होते हैं। पहले भी पढ़ा होगा आपने अलग अलग टीचर्स से, पर ये आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। बस नोट्स बना लेना, हम सटीक अध्ययन करेंगे, रिवीजन कर लेना। ठीक है। और तीसरी बात कि आपको जो तरीका बताया जाएगा, बिलीव तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे भी बिलीव तो करोगे ही, बिलीवर्स तो तुम हो ही, कोई बात ही नहीं। बिलीव हमें करना प्रोसेस पर, है ना। क्योंकि टीचर्स के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यकीन मानना, मेरे तरीकों को अगर आप अप्लाई करोगे तो एमपी जो है वो आपको आपके फिंगर टिप पर याद होगा। बिना नोट्स खोले आपको चीजें याद हो जाएगी, बस बने रहना पड़ेगा। ठीक है। और एक और चीज, बड़ी खास बात दोस्तों, इस एमपी को कवर करने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। अब वो कभी भी हो सकती है, उसकी पूर्व जानकारी आपको दे दी जाएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कभी कभी, और वो आपके फायदे की ही बात है। डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा एमपी को कवर करने में। अब मुझे क्या करना है ना, एमपी की इकोनॉमी भी पढ़ाना है, तो एमपी की इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो कि आमतौर पर लोग पढ़ाते नहीं है भैया। तो एमपी की इकोनॉमी मैं यही पढ़ा दूंगा आपको, जो कि आपके प्रीलिम्स की यूनिट 6 में आता है। तो प्रीलिम्स की यूनिट 6 में एमपी में जो भी पोर्शन है वो यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत जबरदस्त तरीका लगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, ये यूनिट 6 के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है। एमपी की जो यूनिट 6 है वो एमपी से काफी अलग है, एमपी की ज्योग्राफी से काफी अलग है। तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे कभी, जब भी हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो भाई सब लोग यार इतना सपोर्ट कर देना, तो फिर आपको भी बहुत मजा जो है वो आ जाएगा। एक बार चेक करने दो कौन कौन है। चलें बढ़िया यार, है ना। अपनी क्लास में सब लोग आ जाते हैं, यही अच्छी बात। अब शुरू करें भाई अपनी पढ़ाई आज की। चलिए दोस्तों, और आप सब लगभग लगभग इस मैप से परिचित होंगे। ये है दोस्तों एमपी का वो नया मैप जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। ठीक है। ये है दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश।
अब हम इस मध्य प्रदेश के नक्शे को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। एक एक जिले को मैं याद करवा दूंगा, अलग अलग तरीके से याद करवा दूंगा, मैप बनाना भी सिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल कल रहेगी मैपिंग की क्लास। आज हमारी ओरिएंटेशन की क्लास है। ओरिएंटेशन की क्लास में हम कुछ बेसिक बातें जो है वो पहले समझेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई को सीधे भाई आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश का परिचय जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का परिचय, ये जो है हमारे टॉपिक का नाम है, और बहुत ही बेसिक चीजें जो है वो आज की इस क्लास में दोस्तों हम फिलहाल कवर करेंगे। और देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, यहां से लगातार क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज का परिचय पढ़ते हैं ना, तो हम क्या क्या देखते हैं यार, वो चीज कब बनी होगी, कहां पर स्थित है, उसका नाम जो है वो क्या क्या है, ठीक है, उसका आकार कितना है, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज का परिचय मतलब वही उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश का जो परिचय है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, ये सबसे पहले हम जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अब लगभग सब लोग जानते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों कब हुई है, 1 नवंबर, दोस्तों 1 नवंबर कब हुई है, 1956 में दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है। और इसका यह मतलब नहीं है कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश नहीं था दोस्तों, जरूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लेकिन उसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था। 1956 के पहले दोस्तों, 56 के पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था सीपी एन बरार। इसका 1956 से पहले नाम क्या हुआ करता था, सीपी एन बरार हुआ करता था दोस्तों। क्या नाम हुआ करता था, सीपी एन बरार इसका नाम हुआ करता था। और सीपी का मतलब क्या है दोस्तों, सी का मतलब है सेंट्रल, प्री का मतलब है दोस्तों प्रोविनेंस, क्या है, प्रोविनेंस, एंड बरार। अब देखिए ये सेंट्रल प्रोविंस बोल दो इसको, सेंट्रल प्रोविंस एंड जो बरार है दोस्तों, यानी कि सीपीएन बरार है, ये कहां से आया, कहां से आया, ये अचानक से नाम कैसे आ गया दोस्तों। देखिए ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था, धीरे धीरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आज का जो इलाका है जिसको आज हम महाराष्ट्र में विदर्भा कहते हैं, नागपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती, ये जो आसपास के जिले इन्हें, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन्हें जीता, है ना। आप भी जानते हो नागपुर में जो पहले जो राजा हुआ करते थे वो कहलाते थे भोसले। ये जो हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, खास तौर पे देखिए ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना दोस्तों, थोड़ा सा देखना है ना। और भैया ये जो मैं मैप बना रहा हूं, ये मैप एक हाइपोथेटिकल मैप है ना। ये जो मैं मैप बना रहा हूं इस प्रकार का, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल मैप है, मतलब एकदम ओरिजिनल मैप नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच ही मान लो, ये जो बीचों बीच है दोस्तों, यहां से बहती है एक नदी, यहां से क्या बहती है, नदी, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है नर्मदा। और दोस्तों नर्मदा के नीचे वाला जो इलाका है, ये नीचे वाला इलाका, इसे अंग्रेजों ने जीता और इसे मिला दिया किससे, विदर्भा से। विदर्भ भी जीत लिया। विदर्भ किससे जीत लिया दोस्तों, ये जीत लिया भोसले लोगों से। और पुराना जो हमारा मध्य प्रदेश था ना, वो दरअसल ऐसा नहीं था। ये जो हमारा पुराना मध्य प्रदेश था, ये कुछ इस प्रकार था, कुछ इस प्रकार था ऐसा, जिसे आज हम क्या कहते हैं, आज हम इसे कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। तो विदर्भा, छत्तीसगढ़ और नर्मदा घाटी, दोस्तों अंग्रेजों ने इन तीनों को जीता। और यहां पर जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम कहते हैं सागर, सागर क्षेत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सागर क्षेत्र, विदर्भ, नर्मदा घाटी और छत्तीसगढ़, इन सबको मिलाया और इन सबको मिलाकर दोस्तों, इन सबको मिलाकर क्या नाम रख दिया, सीपीएन बरार दोस्तों, नाम जो है वो अंग्रेजों ने रख दिया। अब इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है, इसकी पूरी की पूरी कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में। हम इसे कहां देखने वाले हैं दोस्तों, हम इसे पढ़ेंगे, इसे कहां पर पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे मैं आपको
मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाने वाला हूं। और ऐसा आपने मध्य प्रदेश का गठन अभी तक नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। एकदम 1700 के दशक से शुरू करने वाला हूं मैं मध्य प्रदेश का गठन। और जो 55वां जिला बना है हमारा मैहर, सतना को तोड़कर, वहां तक हम दोस्तों पूरी की पूरी जर्नी जो है वो देखने वाले हैं। तो इसे हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, जहां हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको मध्य प्रदेश की पूरी मैपिंग बता दूंगा। ठीक है, अब उसमें जितना भी समय लगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हम इत्मीनान से बैठेंगे, लगाएंगे। ऐसा लगेगा कि यार आज और ज्यादा पढ़ना है तो रात में एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। पर बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये सारी की सारी जो मेहनत हो रही है, अब ये हो रही है भैया अप्रैल 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए हो रही है और बहुत सारी चीजें अब आपको मिलने वाली है। अब ना मैं थोड़ा सा क्या है ना, 1-2 दिनों के बाद बहुत अलग लेवल पे काम करने लगूंगा दोस्तों। मैं आपको लिटरली अगर बताऊं तो ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था, अब तक का सबसे बेहतर जन्मदिन। इतने मैसेजेस आए हैं ना मुझे, इतने मैसेजेस आए हैं, मतलब मैं गिन नहीं पा रहा हूं, इतने मैसेजेस आए हैं। और इतना प्यार मिला है ना यार लोगों ने, जो लोग ने बैच खरीदा, नहीं खरीदा, ये एक अलग मैटर है। हम इसको मॉनिटरी वैल्यू से अलग हटा के देखें, केवल भाईचारा देखें, केवल अपनापन प्यार दिखें। इतने मैसेजेस आए ना आप सब लोगों के। आप तो नो डाउट थे, आप तो एकदम करीब हो यार। ये जो बिलीवर बैच के जितने भी कैंडिडेट है ना, मैं सच बताऊं तो मैं इन्हें एकदम परिवार की तरह देखता हूं। और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द। ठीक है, हम एक दिन कहीं ना कहीं मिलेंगे बढ़िया, और लंच पर चलेंगे, और देन फिर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी हम एनर्जी जो है वो शेयर करेंगे। मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। और इसके अलावा हम लोग बढ़िया फोटो सेशन करेंगे अपना, है ना। तो अच्छे से मिलेंगे यार। उसके मैं खाली हाथ नहीं मिलना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट के साथ मिलूंगा, तो थोड़ी सी उसकी भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम मिलेंगे, है ना। डेफिनेटली बिलीवर बैच के जितने भी कैंडिडेट हैं, उसमें से जितने भी लोग आ सकेंगे, कुछ लोग बाहर के भी हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो जो आ सकेंगे हम उनके साथ बढ़िया अपने ही शहर में मिलने वाले हैं। ठीक है, उससे हमारी कम्युनिटी डेवलप होगी, क्योंकि 2 साल पढ़ना है यार, 2 साल बहुत होता है। मतलब समझ रहे हो ना, 2 साल बहुत होता है, 600-700 दिन होते हैं भाई, तो बहुत होता है 2 साल। तो हम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोगों तो हो ही खास, है ना। इनफैक्ट मैंने ना, पता है, बिलीवर बैच के लोगों को ये बिल्कुल मान रखा है कि आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। लाइक जैसे हम घर में किसी बड़े भाई को कॉल कर सकते हैं ना, वैसे आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी समस्या के लिए। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं, अपना प्लेनेट से अभी नहीं जुड़े हैं तत्काल में, फ्री क्लासेस लगाते हैं, या कहीं और पढ़ा है, या पहले पढ़ा है, सबके मैसेजेस आए भाई, सबके मैसेजेस। मतलब मिनिमम 700 मैसेजेस आए होंगे, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, वो आगे भी हो सकते हैं। इतने भयानक मैसेजेस आए, मतलब मैं पिछले 3 दिनों में जब भी खाली टाइम मिलता हूं तो थैंक यू और हाथ जोड़ने वाला जो इमोजी है वही भेज रहा हूं। मतलब मुझे ये समझ में आया कि पहले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था कि राम सर का बर्थडे कब है। क्योंकि देखो, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा भी एक मन होता था यार कि टीचर्स का बर्थडे एटलीस्ट हम कुछ तो दें, हम गिफ्ट तो चाहिए नहीं, नो डाउट गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक एक हम जेस्चर तो भेज सकते हैं, या फिर एक ग्रीटिंग तो भेज सकते हैं, हम यही तो चाहते हैं। बहुत दिक्कतें थी पहले, अभी इस बार दिक्कतें तो है, लेकिन मतलब अभी अच्छा लग रहा है, अभी सही लग रहा है। चलें वापस आ जाओ भाई। तो मध्य प्रदेश के परिचय की हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1956 के पहले यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यानी कि सीपीएन बरार कहलाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों सागर क्षेत्र को, नर्मदा घाटी को, विदर्भा को और छत्तीसगढ़ को जीता, और सबको क्या कह दिया, सेंट्रल, इस वाले क्षेत्र को, ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, देखो अब इसको मैं और तुम्हें और बेहतर बता देता हूं। ये जो सागर और नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, इसे कहते थे वो सेंट्रल प्रोविंस। इसे क्या कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस कहते थे वो। हालांकि मैं इसकी सारी बातें लेक्चर नंबर 3 पर आपसे चर्चा करूंगा, वहां और मजा आएगी हमें। तो ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था आपका। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता था, बरार कहलाता था। ये क्या कहलाता था, बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिलाकर हम कहते थे सीपीएन बरार। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें रही। फिर आप जानते हो कि मध्य प्रदेश का दोस्तों पुनर्गठन भी हुआ है। दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी हुआ है। आगे चलकर क्या हुआ, पुनर्गठन। और कब हुआ पुनर्गठन दोस्तों, पुनर्गठन हुआ है तब जब भाई छत्तीसगढ़ का जो है वो निर्माण हुआ। और पुनर्गठन हुआ है दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 में।
तो 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया। और चूंकि फिर से 1 नवंबर की बात यहां पर आ रही है, इसलिए दोस्तों ये जो 1 नवंबर है इसे हम किसके तौर पर मनाते हैं, इसे हम मनाते हैं मध्य प्रदेश दिवस के तौर पर दोस्तों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश दिवस जो है वो दोस्तों मनाया जाता है। ये तो अब आपको पता ही है, कोई बात ही नहीं है। तो 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो है ना ये अलग हो गया था। देखो हमारे यहाँ ये जो छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ है प्रशासनिक आधार पर हुआ है। एक अलग इलाका है छत्तीसगढ़, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जंगली इलाका है। चूंकि बहुत दूर भी पड़ता था और इतने बड़े राज्य को मैनेज कर पाना जो है वो प्रशासनिक तौर पर सरकार के लिए सक्षम नहीं था। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है उसे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया। और दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है 16 जिलों के साथ बना। 16 जिले जो है वो दोस्तों जो है अलग हो गए और वो क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। और दोस्तों इधर क्या बन गया, आपका मध्य प्रदेश जो है वो बन गया। तो हमारा जो नया मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर सन 2000 से आया है, जहां पर उस समय मध्य प्रदेश के पास भाई 43 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। 43 जिले जो है दोस्तों वो एमपी में रह गए और जो 16 जिले थे दोस्तों वो कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का जो है वो क्या हो गया, पुनर्गठन एक बार और हो गया। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे चलें क्या? ये बहुत बेसिक बात थी। चलो अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा आगे पहुंचते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल हमने इतनी बातें की है, अब आगे की और बातें करते हैं। देखिए उसके पहले ना बढ़िया एक अपना क्या बनाते हैं, एमपी का फिर से एक छोटा सा अपन मैप जो है वो दोस्तों इस प्रकार का तैयार कर लेते हैं। और बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही दोस्तों जबरदस्त तरीके से एमपी की जो मैपिंग है वो करना सिखाऊंगा। ये तो बस मैंने एक हाइपोथेटिकल मैप बनाया है, ठीक है। देखिए इस मैप की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो मैप है, देखो इसकी अब हम कुछ बातें करते हैं ना। देखो मध्य प्रदेश का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, या चलो यार क्षेत्रफल पर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके अन्य नाम हम पहले देख लेते हैं कि दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया, पुनर्गठन भी हो गया। भाई इसके नाम क्या क्या है, अन्य नाम इसके क्या क्या है मध्य प्रदेश के अलावा? दोस्तों बहुत सारे नाम है हमारे मध्य प्रदेश के। चूंकि ये जो है भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसे दोस्तों हार्टलैंड ऑफ इंडिया या फिर हृदय प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। या तो हृदय प्रदेश या तो फिर कई बार इसे सीधे कह दिया जाता है हार्ट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि भारत के यार बीचों बीच स्थित है। अभी जब आप आगे की बातें पढ़ोगे तो बड़ी मजेदार जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का सेंटर पॉइंट भी है, पृथ्वी का भी सेंटर पॉइंट है। बहुत सारी बातें अभी हम देखेंगे। तो एक तो इसे क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य नाम की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जो है ना वो बहुत सारी चीजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जैसे कि सोयाबीन। यहाँ पर सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है, पूरे देश का 60% सोयाबीन हमारे यहाँ होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन उत्पादन के कारण। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम इसे वन प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वन प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पशु हमारे यहाँ ज्यादा है, जैसे कि अब हम इसे टाइगर स्टेट भी कहने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों टाइगर जो है काफी ज्यादा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा टाइगर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एमपी में ही देखने को मिलते हैं। तो एमपी टाइगर स्टेट भी है। इसके अलावा दोस्तों लेपर्ड भी हमारे यहाँ ज्यादा है, मतलब कि तेंदुआ स्टेट भी है हम। तो ये सब ना वन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसे दर्जे दे दिए जाते हैं, हम बोलते तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये सब चीजें ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा एमपी में है, तो इसलिए अलग अलग नाम हो गए, जैसे कि हार्टलैंड ऑफ इंडिया हो गया, सोया प्रदेश हो गया, वन प्रदेश हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, तेंदुआ स्टेट हो गया। और अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो हम गिद्ध में भी नंबर 1 है, तो हमें गिद्ध प्रदेश भी कहा जाता है। ये दर्जे जो है वो बदलते रहते हैं ना, लेकिन फिलहाल गिद्ध हमारे यहाँ ही ज्यादा है, तो गिद्ध सबसे ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है गिद्ध के अलावा अगर मैं और भी आपसे बात करूं, तो देखिए ये सब चीजें तो मिलती ही मिलती है एमपी में। नदियां भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दोस्तों एमपी को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी नदियां जो है वो एमपी में बहती हैं
और एमपी से निकलकर अलग अलग राज्यों में जाती है, जैसे कि गुजरात में चली जाती है, महाराष्ट्र में चली जाती है, बिहार में चली जाती है, यूपी में चली जाती है, छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो अलग अलग नदियां जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, अभी हम बात करेंगे कितने पड़ोसी राज्य हैं, उनकी तरफ जो चली जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा आप ही लोग बताएं भाई, और मध्य प्रदेश को किन किन नामों से दोस्तों यहां पर जाना जाता है, जल्दी से बताएं। और बताएं क्या क्या नामों से जाना जाता है भाई, कमेंट देख रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई, और क्या क्या जो है वो नाम है, किसी को याद आ रहा है क्या, बताएं यार, जल्दी बताएं। मध्य प्रदेश के और नाम क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, कुछ और नाम मिल जाए तो फिर हम देखते हैं, बाकी देखो फिर तो ऐसा है, मन से आप कुछ भी कह सकते हो। मन से तो फिर कुछ भी कह देते हैं लोग, कुछ तो दर्जे मिले भी नहीं है, लोग घड़ियाल प्रदेश कह देते हैं। लोग तोता प्रदेश भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तोते जो हैं, जिसको हम कहते हैं करण तोता, जो कि इंसानों की तरह आवाज निकाल लेता है, वो भी पाया जाता है। ऐसे तो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये मूल तौर पर जो है वो नाम है भाई किसके, मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब देखो आगे की और हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम इस मध्य प्रदेश की और डिटेल में बात करें, अच्छा मैंने राजधानी नहीं बताई भाई, राजधानी क्या बताना पड़ेगा क्या दोस्तों, राजधानी बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना, राजधानी सबको पता होती है, राजधानी तो भोपाल है यार, ये सबको पता है। और जब मैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बताऊंगा तो फिर बहुत आराम से हम वहां पर बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में और भी हम देखते हैं दोस्तों। इस मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इस मध्य प्रदेश का दोस्तों जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, ये बार बार जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये दोस्तों बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये है दोस्तों आपका, किस कलर से लिखें भाई, ये है दोस्तों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों मध्य प्रदेश का कुल एरिया कितना है, 3,08,252। कैसे याद रखोगे दोस्तों, सीधे याद रखो 308,252। कैसे याद रखोगे, 2 डिजिट याद रख लोगे, 308,252। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ऑथेंटिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। आप भी जानते हैं क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में दर्शाया जाता है, तो कितना हो गया, 308,252 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। और देखिए मध्य प्रदेश आता है पूरे भारत के अंदर, तो दोस्तों पूरे भारत का ये जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है, इसे भाई हम बताते हैं कहां पर, यहां पर। दोस्तों देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये दोस्तों पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का, दोस्तों पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, ये है दोस्तों, ये होता है आपका 9.38%। मतलब अगर पूरे भारत की 100% हम 100% जमीन की बात करें, तो उसमें से 9.38% एमपी कवर करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 9.38% किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। और अगर हम इस दृष्टि से देखें, अगर हम इस नजरिए से देखें दोस्तों, तो यह है भारत का, दोस्तों एमपी जो है वो भारत का, भाई अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ये पीडीएफ आप तक बढ़िया पहुंचेगी। तो दोस्तों एमपी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला राजस्थान है दोस्तों, पहले नंबर पर कौन आएगा, राजस्थान। ठीक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान, और दूसरे नंबर पर अगर हम एरिया की बात करें तो भाई ये जो है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आप लोगों ने नाम बताए हैं भाई। नम्रता कह रही है राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, ठीक है। नीलू कह रही है हीरा प्रदेश। संस्कार का कहना है ट्राइबल हार्टलैंड। और क्या है, संस्कृतियों का संगम। वाह वाह वाह। और ऐसे तो फिर अपन कई नाम रख सकते हैं।
अलवेलों की जन्मस्थली है, मोटे लोगों का प्रदेश, आलसियों का, क्या बोलेंगे, आलसियों का स्वर्ग, पिछड़ेपन का राजा। ऐसे नहीं, हाँ हीरा प्रदेश जरूर लिख सकते। ऐसे मत करो यार, तुम लोग कुछ भी बता रहे हो, बाद में फिर कहोगे सर कुछ भी पढ़ा देते। हीरा प्रदेश बोल सकते हो, बाकी तो मैं नहीं बता रहा हूं। कहा नहीं जाता, लोगों ने क्या किया है, जबरदस्ती जो है वो कहना शुरू कर दिया है ना, जबरदस्ती कहना शुरू कर दिया, संस्कृतियों का संगम कहना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मन से बता रहे हो, आप लोगों तक भी जानकारी वैसी पहुंची जैसे मुझ तक पहुंची। जो किताबें होती ना, हल्की किताबें, जो वो वनडे एग्जाम के लिए बना दी जाती जबरदस्ती मन से लिख के, वो लोग अपने आप नाम लिख देते। यार सरकार तो ऐसे नाम जानती भी नहीं, सरकार पूछेगी कैसे जब जानती नहीं है। मुझे अगर कोई अलेक्जेंडर कहता कहता होगा अपने मन में, तो मुझे तो पता ही नहीं ना, या मैं कहने लगूं अपने आप को अलेक्जेंडर, तो दुनिया को पता ही नहीं ना, वाली बात है फिर। तो संस्कृतियों का संगम, हीरा प्रदेश, ये सब कहा जाता है। और एक और जो बताया है, मैं पूरे बता देता हूं, चलो। और क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। चलो ये भी मैं लिख दे रहा हूं भाई, चलो सबकी बातें ले लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का क्या है, राज्य। ये मैंने भी देखा था जब मैं कल रात को थोड़ा सा एमपी के बारे में देख रहा था। मैं क्या यार, कुछ नया और मिल जाए तो अच्छा है, ये सब तो पढ़ते पढ़ते बातें बहुत पुरानी हो गई, कुछ नया मिल जाए तो देखते। तो मिले थे मुझे ये सब नाम, है ना, संस्कृतियों का संगम मैंने देखा था, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मिले थे मुझे, पर मैं सोच रहा था रहने देते, पर ठीक है यार, चलो बढ़िया, हमने दिमाग में रख लिया, अगर कभी ऐसा कुछ बताना रहा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो भाई देखो, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,03,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ लोग इसको 245 भी पढ़ते हैं, क्योंकि अमरकंटक अचानक मार विवाद चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहां पर जो एक पर्वत श्रृंखला है अमरकंटक, वो छत्तीसगढ़ में जाकर अचानक मार कहलाती है, और उसका 7 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो एमपी और छत्तीसगढ़ का विवाद है। और उस विवादित एरिया के कारण कुछ लोग इसमें से 7 किलोमीटर माइनस कर देते हैं और कहते हैं कि 308,245 है। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ना, 308,252, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका एरिया है। अब एक बात और समझिए, ये जो दोस्तों हमारा एमपी है ना, इसका जो है विस्तार, यहां से यहां ऐसा भी विस्तार हम देख सकते हैं, और एक विस्तार दोस्तों हम यहां से यहां भी देख सकते हैं। मतलब अगर मैं इस तरीके से बात करूं, तो दोस्तों ये जो मैं विस्तार देख रहा हूं, ये ऊपर वाली दिशा क्या कहलाती है दोस्तों, उत्तर। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में अगर किसकी बात करूं, विस्तार की बात करूं, कि उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है एमपी का, और ये है दोस्तों पश्चिम। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई इस तरफ की पश्चिम से दोस्तों पूर्व में कितना विस्तार है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व भी हमें देखना। ठीक है भाई, तो दोस्तों हम विस्तार की बात करें अगर, तो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश जो है वो 605 किलोमीटर का विस्तार रखता है। मतलब जब हम उत्तर, यानी कि मध्य प्रदेश के एकदम उत्तरी बिंदु से, एकदम पीक पॉइंट से दोस्तों एकदम दक्षिणी बिंदु को अगर नापें, तो 605 किलोमीटर की दूरी आएगी, 605 किलोमीटर की दूरी आएगी। और जब हम एकदम दोस्तों पश्चिमतम बिंदु से लेकर एकदम पूर्वतम बिंदु के बीच की दूरी नापें, तो ये 870 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 870 किलोमीटर आएगी। तो देखो, मैपिंग से ज्यादा जरूरी है आज का इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने पहले दिन मैपिंग ना करवा के एक इंट्रोडक्शन करवाया है आपका। फिर मैं पूरी मैपिंग करवाऊंगा ना, तो फिर आपको मजा आ जाएगी। जल्दी से इसे पढ़ के देखो, फिर हम आगे चल रहे हैं, और मुझे बताओ यार कैसा लग रहा है तुम लोगों को। 11 तक चलेगी अपनी क्लास, और थोड़ा सा बताओ कि अभी तक कैसा लग रहा है, एमपी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो तरीका मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ, और संस्कार ने ब्लैक करवा के तो और मजा ला दिया है इसमें अपने बोर्ड में, क्योंकि ब्लैक कलर की जो थीम होती है ना, इसमें पंची कलर्स बहुत सही हाईलाइट होते हैं। तो थोड़ा सा बताओ यार, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। 2 मिनट थोड़ा बताओ मुझे कैसा लग रहा है एमपी पढ़ के, मजा आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो और इंटरेस्ट बन रहा है। ये क्लास अगर हमने शाम को शुरू कर दी ना फ्री, तो भाई ओहो ओहो तहलका मच जाएगा। पर इसको हम नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें बहुत टाइम पासू लोग आते हैं, बहुत टाइम पास करते हैं वो अपने लोगों के साथ। जल्दी जल्दी बताओ कैसा लग रहा है। अभी तक एमपी तुमने पढ़ा है, तो अभी तक मजा आई है कि नहीं आई है। अभी आगे और आएगी, पर अभी मुझे बताओ।
और ऐसे ना तुम्हें, अगर तुम्हें मेंस लिखना है ना, तो तुम्हें जल्दी से एक मैप बनाते आना चाहिए। वो तुम टेक्निकल चीजों में फंसोगे ना, दिक्कत होगी। अभी ऐसे तो बनाओ रफ, फिर धीरे 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 तुम और बेहतर बनाने लगोगे, है ना। पर एक ऐसे मैप बना देते हैं हम किसी भी चीज का, तो देखो कितना एंगेजिंग हो जाती है चीजें, है ना। और दोस्तों देखो, राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे नहीं हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, हम तो बहुत महान आदमी हैं। नहीं भैया, वो फालतू की बातें हैं, है ना। फालतू की बातें हैं वो सब। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा नहीं लिखोगे तो फिर दिखेगा कैसे। व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें। बहुत सजाने की जरूरत नहीं है, हम कोई सजा तो नहीं रहे हैं, लेकिन भाई एक ठीक ठाक तो होना चाहिए। बीना को सही लग रही है क्लासेस, बाकी लोग क्या हो गया, बाकी लोग तुम सब सो गए क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कोई बढ़िया नहाते हुए क्लास लगा रहा होगा, कोई चाय पीते पीते लगा रहा होगा, कोई खाना बनाते बनाते लगा रहा होगा। हाँ, ये सब तो नहीं करते तुम? चल रहा है काम। चंचल को भी समझ में आ रही है क्लासेस। चलें, तो अभी तक इतनी चीजें हमने देखी, अभी रिवीजन भी कर लेंगे, सब रिवीजन करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी आगे चलो। तो दोस्तों देखो, क्षेत्र, क्योंकि यार देखो कुछ लोग ना हमारे साथ एकदम नए हैं, पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैं देख तो लूं जरा कौन कौन है। ठीक है ठीक है। है भाई, नए लोग भी हैं आज। नीलू को भी समझ में आ रहा है। चलें चलें। तो देखो, एमपी का टोटल एरिया कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ जगह तुम्हें 245 भी मिलेगा, कुछ जगह 245 भी मिलेगा। क्यों? मध्य प्रदेश और अमरकंटक अचानक मार्ग विवाद के कारण, हालांकि वो विवाद अब काफी हद तक सुलझ गया है, पर किताबों ने अपडेट नहीं किया, कुछ किताबों ने। पर तुम पढ़ोगे 308,252। पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो 870 किलोमीटर हमें विस्तार देखने को मिलता है। और जब हम उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ आते हैं तो हमें 605 किलोमीटर का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। किसका? मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है आपका राजस्थान। क्या है दोस्तों? पहला है राजस्थान। ठीक है। अब आगे की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो मध्य प्रदेश है ये भारत के इस वाले हिस्से से आया, ये तो सबको पता, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। और हमारा जो भारत है वो इस धरती से आया है। ठीक है। और इस धरती में किसी भी जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई जगह कहाँ है? इस पूरी की पूरी पृथ्वी को खड़ी और आड़ी रेखाओं में बांटा जाता है। ठीक है। और इन खड़ी और आड़ी रेखाओं को कहा जाता है दोस्तों अक्षांश और देशांतर। क्या कहा जाता है? अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। थोड़ा सा बेसिक चीजें समझना पड़ेगा ना पहले। मतलब जो दोस्तों, जो अक्षांश है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो देशांतर है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब देखिए अक्षांश क्या होती है दोस्तों। देखिए जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ना, हालांकि मैं यहाँ पे आपको अक्षांश नहीं पढ़ा रहा हूं, बस चूंकि मुझे एमपी को समझाना है ना कि एमपी कहां पर स्थित है, इसलिए मैं ये सब आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूं आपको कहां पर, भारत में, जब हम जलवायु पढ़ रहे थे तब। क्या कह रहे हो रितिका? नहीं सर, प्रॉपर क्लास लगाते हैं और क्लास बढ़िया लग रही है, ऑफलाइन वाली फील आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई रितिका, क्योंकि ऑफलाइन से तो बहुत कम पैसे लग रहे हैं ना, और फील तो मैं ऑफलाइन वाली भी आ रही है, तो बहुत भारी बचत भी हो गई अपनी। हम्म। अरे बहुत पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बहुत पढ़ने वाले हैं। और देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैं यार किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, बुरा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जब दो चार लोगों के साथ मिलकर काम करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी पूरी तरह उनके साथ मिल जाए। आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ शुरू में आप जुड़े थे वो जब जैसा सोचता हो आगे भी वैसे ही सोचता हो। नहीं, पैसा देखकर बहुत सारे लोगों की जो नीयत है वो बदल जाती है। वो पढ़ाने के बजाय पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना और बच्चों के हित के बारे में ना सोचना गलत है। ठीक है। और कई बार हम ऐसी, देखो हमें ना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम होते हैं नदी के बीच में, ऐसे फंस जाते हैं हम नदी के बीच में। अभी हम यहाँ हैं और हमें पता चला कि इस नदी में ना बहुत गंदगी है। अब हम एकाएक तो नदी से बाहर नहीं कूद सकते ना, क्योंकि नदी के बीच में है।
तो हम तब तक उस नदी में रहेंगे जब तक कि हम तैरकर इस नदी को पार ना कर लें। तब तक तो रहना तो उस नदी में पड़ेगा। मैं उसी नदी में फंसा हुआ हूं, जिस नदी में अब बहुत गंदगी है। ठीक है, अब वहां से निकलने के लिए मैं तैर रहा हूं। जिस दिन तैर के किनारों पे आ जाएंगे उस दिन इस नदी को छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये नदी हो गई है गंदी। ये नदी नहीं, अपना प्लेनेट तो पवित्र समुद्र है अपना यहाँ क्या गंदगी। मैं दूसरी जगहों की बात कर रहा हूं जहां पर मैं क्या ही बताऊं यार, छोड़ो। खैर, तो लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये जो दोस्तों जो है वो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अगर हमें किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, मैं आपको बेसिकली बताऊं तो आज अगर आपको किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ठीक है, जोमेटो से करना है, स्विगी से करना है, डोमिनोज से करना है, कैसे आपके घर का एड्रेस मिल जाता है उन एप्लीकेशंस को, कैसे पता चलता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दोस्तों। जो आपका जीपीएस है, लोकेशन है, वो कैसे आइडेंटिफाई होती है? किससे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दोस्तों। अक्षांश और देशांतर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए क्या किया गया दोस्तों? अक्षांश जो होती है उसके लिए पहले पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया, और बीच वाली रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। और दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। अब दोस्तों ये जो एकदम पीक पोजीशन है इसे कहा गया है पोल, इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल, और इसे कहा जाता है दोस्तों साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इस भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे दोस्तों 90-90 लाइनें जो है वो खींची गई है, और ये सच में नहीं पाई जाती, ये सब इमेजिनरी लाइन है दोस्तों। कैसी लाइन है? इमेजिनरी, मतलब ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जो है ये दोनों तरफ पाई गई है। ये 90 डिग्री पे होता है और ये भी 90 डिग्री पे होता है। तो दोस्तों 0 से 90 डिग्री ऊपर और 0 से 90 डिग्री नीचे। ऊपर चूंकि नॉर्थ होता है इसलिए हम यहाँ की जो रेखाएं होती है इन्हें हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड हम इन्हें कहते हैं। और जो दक्षिण की 90 रेखाएं होती है हम इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, मतलब कि दोस्तों सदर्न लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड हम इसे कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अच्छी बात यह है कि हमारा जो भारत है दोस्तों, ये भारत कहां पर स्थित है? ये भारत स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए पूरे के पूरे भारत में हमें उत्तरी अक्षांश ही देखने को मिलती, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड देखने को मिलती। और स्वाभाविक तौर पे एमपी में भी हमें लैटिट्यूड कौन सी देखने को मिलेगी? नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो एमपी जो है दोस्तों वो इन्हीं 90 लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में कहीं आता है। 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इससे हम केवल नॉर्थ और साउथ का पॉइंट तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों हम इस तरफ और इस तरफ की दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने भाई क्या किया है? हमने किया है दूसरे तरीके से पृथ्वी का विभाजन। और हमने क्या किया? पृथ्वी को लिया फिर से, और अब पृथ्वी को दोस्तों हमने अभी जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो डिवाइड किया था। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसे वर्टिकली डिवाइड करने वाले हैं, और इस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और इसे कह दिया गया 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और दोस्तों ये जो लॉन्गिट्यूड, अच्छा ये जो अक्षांश होती है ये पैरेलल होती, समांतर होती। दो अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? यहां 90 और यहां 90, मतलब टोटल कितनी होती है? 180 होती। लेकिन दोस्तों देशांतर थोड़ी अलग होती है। देशांतर पोल्स के पास जाकर आपस में मिलती हैं, और दोस्तों जो इक्वेटर है या बीच वाला हिस्सा है उसके पास जाकर इस तरीके से दूर हो जाती है। और एक तरफ दोस्तों 180 होती है और अगले तरफ भी कितनी होती है? 180, मतलब देशांतर कुल कितनी बनाई है हमने? 360। और इधर वाली जो 180 भी देशांतर है वो इस वाले अर्थ के, इस पूरे के पूरी जो परिधि है ना वो कहलाती है। जो परिधि दिख रही है ये परिधि ही 180 डिग्री कहलाती है। अच्छा, जैसे यहां नॉर्थ और साउथ था वैसे यहां पे क्या रहेगा? ये हिस्सा कहलाता है पूर्व। दोस्तों ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगी इधर वाली पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर कितनी होगी दोस्तों? 0 से लेके 180 तक। और इधर वाली क्या कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर।
पश्चिमी देशांतर भी कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 0 से लेकर 180 तक। अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमारा जो भारत है वो यहां पर आता है, इसलिए भारत में आपको केवल क्या देखने को मिलती है, पूर्वी देशांतर। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई? ये मैं एमपी की स्थिति समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो दोस्तों पृथ्वी में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने के लिए, इनफैक्ट ये जो 180 डिग्री रेखा है ये डेट का भी निर्धारण करती है, ये डेट भी बताती है, हम डेट का निर्धारण इसी से करते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है फिलहाल। और 0 डिग्री से दोस्तों हम समय का निर्धारण करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से हम समय का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये अलग बातें हैं, ये हम कभी और पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो कि भाई ये जो आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं ये किसी भी क्षेत्र की स्थिति को बताने का काम करती है। जैसे अगर हमें बताना है कि भैया भारत की स्थिति क्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बताएंगे यार ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से क्या रहती है, 0 डिग्री, और हमारा भारत कहां पर है, यहां पर है हमारा भारत। तो दोस्तों ये जो हमें लाइन दिख रही है, ये वाली जो हमें लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, और ऊपर हमारा भारत मान लो यहां से है, ये वाली लाइन, इसके बीच में है हमारा भारत। तो हमारा भारत दोस्तों इस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हम इंडिया नहीं पढ़ रहे, हम एमपी पढ़ रहे हैं, तो हम सीधे एमपी की स्थिति बताएंगे कि भाई एमपी जो है दोस्तों वो इस प्रकार 2 लाइनों के बीच में है। मैं इसको पहले छोटा कर दूं थोड़ा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं। दोस्तों अगर हम एमपी की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ये जो हमारा एमपी है ना, ये इस प्रकार 2 रेखाओं के बीच में है। देखो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा दोस्तों ये हो गई, और ये दोनों क्या है, ये अक्षांश है दोस्तों, और दोनों ही क्या रहेगी, नॉर्थ लैटिट्यूड रहेगी, मतलब उत्तरी अक्षांश रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, और इसलिए यहाँ की जो अक्षांश होती है वो क्या होती है, उत्तरी अक्षांश होती है, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड होती है। तो मध्य प्रदेश भी किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मध्य प्रदेश भी किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में आएगा भाई। अगर मैं ऐसे बना दूं मध्य प्रदेश को, इस तरीके से दोस्तों ऐसे बना दूं, अरे यार चले, मध्य प्रदेश को इस प्रकार बना दूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जो है वो इन 2 रेखाओं के बीच में आएगा। ठीक है, इससे हमें मध्य प्रदेश का दोस्तों ये वाला, यानी कि ये कौन सा बिंदु हो जाएगा मध्य प्रदेश का, उत्तरतम बिंदु, ये मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का उत्तरतम बिंदु मिल जाएगा। अभी तो मैं केवल समझा रहा हूं, अभी मैं फिर से बना के बताऊंगा ब्लैक में, अभी केवल समझ लो। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई जो मध्य प्रदेश है उसका नॉर्थ और साउथ एकदम जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो कहां पर है। अब इसी तरीके से दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश है, अब यहां से ऐसी वाली लाइनें भी तो गई होगी, ये ऐसी 2 लाइनें भी तो गई होगी। तो एक लाइन जो है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार गई होगी ऐसे, और एक लाइन दोस्तों इस प्रकार गई होगी, और हमारा मध्य प्रदेश इन 2 लाइन के बीच में होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमारा जो भारत है वो कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। जब पृथ्वी को ऐसे 2 फाकों में आप डिवाइड करते हैं तो भारत इस तरफ आता है। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, पूर्वी देशांतर है। मतलब कि दोस्तों ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारा जो है पूरा का पूरा एमपी है। और इनसे हमें क्या मिल जाएंगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, पूर्वतम बिंदु मिल जाएगा मध्य प्रदेश का, कि भाई मध्य प्रदेश का एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का पश्चिमतम बिंदु जो है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिमतम बिंदु देखने को मिल जाएगा। अच्छा ये क्या क्या है जरा देख लो भाई। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है ये शुरू होता है दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से। ये मिनट क्या है दोस्तों, 2 रेखाओं के बीच का जो छोटा जो हिस्सा होता है उसको मिनट कहते हैं हम। जैसे स्केल है, स्केल में सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में ऐसे बने रहते हैं, इन्हें आप क्या कहते हो, 2.1, 1.3, मतलब 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो ऐसे ही हम जो है वो 2 अक्षांशों के बीच और 2 देशांतरों के बीच का जो मेजरमेंट रहता है उसे किस में डिनोट करते हैं,
दोस्तों उसे डिनोट करते हैं मिनट में। तो देखिए 21 डिग्री दोस्तों 6 मिनट से लेकर ऊपर की तरफ जाता है 26 डिग्री दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट। कितना जाता है? 26 डिग्री 30 मिनट। हिंदी में याद रखोगे तो आसान रहेगा। 21 डिग्री 6 मिनट और 6 से याद रख लो 26। तो 21 डिग्री दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। बार बार बोल लो, जिन्हें याद है वो मुझे बता दें और जिन्हें याद नहीं है भैया वो बार बार बोले। बढ़िया, ठीक है। 21 डिग्री 6 मिनट से दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट। और इसी तरीके से दोस्तों ये दो देशांतर भी है हमारे पास। ये क्या है? दो हमारे पास देशांतर भी है। ये वाली जो देशांतर है, ये वाली देशांतर, ये है दोस्तों आपकी कितनी? 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये वाली जो है ये है आपकी कितनी दोस्तों? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। हमेशा जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो इनकी पूरी हम जानकारी के साथ बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश शुरू होकर कहां जाता है? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। मतलब 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो इसे याद रखना बहुत आसान है, हिंदी में याद रखना बहुत आसान है। 74 डिग्री 9 मिनट दोस्तों, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48। अगर मान लो ये 47 होता तो, अगर मान लो ये कितना होता? 47 होता तो ये तो सीधे किसका उल्टा हो गया? 74 का उल्टा हो गया। लेकिन ये 47 ना होकर कितना है दोस्तों? 48 है। दिमाग में थोड़ा सा रखना कि 47 होता तो मजा आ जाती, लेकिन मजा आई नहीं तो हमने क्या कर दिया? उसको 48 कर दिया। जल्दी जल्दी बताएं भाई कितने लोगों को ये बातें समझ में आई। तो मैं इसका फाइनल वर्जन फिर ब्लैक कलर की स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसको मिटा देंगे अपन, ये तो समझने के लिए था, रफ काम था ये अपना। मैंने ये समझाने के लिए रफ काम में करके बताया आपको। अभी इसको हम फिर से बना के देखेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को ये बातें समझ में आई हैं और कितने लोगों को फिर से समझना है। फटाफट बताओ। समझ में आ गई है तो थम्स अप भेजो, और अगर समझना है तो लिख दो सर रिवीजन, कुछ भी लिख दो। पर जल्दी बताओ क्योंकि अब 15 मिनट में हमें चीजों को देखना है। जैसे रितिका को बढ़िया समझ में आ गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबको समझ में आ गया यार, रितिका, नम्रता, नीलू, शिवानी। ठीक है बढ़िया है ना। चलो इसका एक फाइनल रिवीजन भी कर लेते हैं। बीना सबको समझ में आ गया, चंचल को भी। चलो अब इसको ना हम ऐसे पड़े रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, यहां थे हम, अब हम क्या करते हैं, इसी स्लाइड को बढ़िया अच्छे से बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों, अब हम क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की दोस्तों मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, या चलो सीधे बात कर देते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं दोस्तों। भौगोलिक स्थिति बोल देता हूं मैं उसको। और आपको दोस्तों इसकी जो पीपीटी है वो भी मिलेगी, वो भी बाइलिंगुअल। बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा एमपी ऐसे ही भाई, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम पूरा एमपी। क्योंकि इस तरीके से जो तुमको मजा आएगा और इस तरीके से जो चीजें तुम्हें याद होगी ना, वो चीजें तुम्हें पीपीटी से याद नहीं होने वाली। ठीक है, मजा आ जाएगा तुम जब इस तरीके से एमपी पूरा पढ़ोगे भाई। और मैप तो ऐसे बनने लगेगा ना, कल की क्लास तो देखना। कल हम एक इजी मैपिंग करेंगे और एक हम बढ़िया जो हम बना रहे हैं ना उसका एकदम ऑथेंटिक वर्जन बनाएंगे। फिर हम संभाग पढ़ेंगे। तो अभी एक दो क्लासेस ऐसी चलने वाली है हमारी। चलो तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात हम करते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, इसकी स्थिति क्या है मैं पहले लिखकर बताता हूं आपको, फिर हम इसको क्या करेंगे, मैपिंग के थ्रू बताएंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है यह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब दोस्तों इसको तो हमने कर लिया गड़बड़, तो इसको अब रीअरेंज करना पड़ेगा।
हाँ, चलें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है वह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? 26 डिग्री दोस्तों 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और ये डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये बिल्कुल याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 से याद रखनी ना, 6 से 26 और फिर उसके बाद 30। 26 में 4 जोड़ा क्या आ गया? 30। तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इंग्लिश में भी है तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। और दूसरा दोस्तों, दूसरा क्या है? 74 डिग्री दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से कितना भाई? 82 डिग्री दोस्तों। अगर 47 होता तो मजा आ जाता, लेकिन 47 नहीं है, क्या है? 48 है। तो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भाई मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों? भौगोलिक स्थिति है। ये क्या है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब इसी स्थिति को हम समझाने वाले हैं किसके थ्रू? हमारे मैपिंग के थ्रू। चलिए, तो मैपिंग के थ्रू बढ़िया हम बनाते हैं अब यहां पर चीजें। भाई ये हमारी दो अक्षांश हो गई। तो दोस्तों ये दो अक्षांश हो गई और हम दो क्या बनाने वाले हैं? दो देशांतर बनाने वाले हैं। तो दो हमने क्या बना दिया? ये देशांतर रेखाएं बना दी। और अब इसके बीच में हम यहां पर प्रोजेक्ट करेंगे हमारा क्या? एमपी का मैप। चलें भाई, तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक एमपी का मैप बना दिया। एक हाइपोथेटिकल मैप है जो कि भाई हमारी इन रेखाओं के बीच में आता है। अब इन रेखाओं को नाम दे देते हैं भाई, क्या क्या है दोस्तों? ये वाली जो है, ये ऊपर और नीचे वाली जो रेखाएं होती है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या है? ये है दोस्तों 21 डिग्री। और मेरे साथ ना आप अपना सिनॉप्सिस बनाते हुए चलो या अपनी नोट्स बनाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उससे क्या होगा? मजा आएगी पढ़ाई करने में, और ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो और मजा आ जाएगी। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये हो गई, और ये क्या हो गया दोस्तों? ऊपर वाला 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं तो इसलिए पूरा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इसकी प्रॉपर नोट्स देनी है, हैंड रिटन। और ये जो लाइनें हैं दोस्तों, ये वाली जो दो लाइनें आप ऊपर भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये दोनों क्या कहलाती है? देशांतर। और ये इधर से इधर आई होगी ना, जीरो से, तो ये वाली क्या है? ये है दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और ये क्या है दोस्तों? ये है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश इस प्रकार इन चार रेखाओं के बीच में स्थित है, और इनकी ये स्थिति, ये रेखा पूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसी, ये हमने बता दिया भाई। अब देखिए दोस्तों, जब हम इस मैप को देखते हैं तो हमें मध्य प्रदेश के चार जो है पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। भाई एक पॉइंट ऐसा होगा दोस्तों जो यहां पर स्थित होगा, और ये क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश का उत्तरतम बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का उत्तरतम यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से हमें मध्य प्रदेश का उत्तरतम बिंदु देखने को मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों हमें मध्य प्रदेश का पूर्वतम यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिल जाएगा, पूर्वतम बिंदु। यहां से दोस्तों हमें क्या देखने को मिल जाएगा? मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ से हमें देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश का क्या? पश्चिमतम बिंदु। मध्य प्रदेश का दोस्तों पश्चिमतम बिंदु जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें मध्य प्रदेश के चार जो सीमांतक बिंदु हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उन सीमांतक बिंदु की चर्चा हम यहां पर अलग से करेंगे, ठीक है? उनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं भाई। चलें पहले थोड़ा सा देख लें, देन फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से इसे देखिए भाई, जल्दी से इसे हम देखते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। और अभी तो जैसे जैसे टॉपिक आपके बढ़ेंगे ना,
आपको समझ में आएगा कि भाई एमपी कैसे पढ़ा जाता है और एमपी कैसे याद किया जाता है। हर क्लास के पहले रिवीजन करवाऊंगा मैं 15 मिनट आपका। तो एमपी की क्लास में शुरुआत के 15 मिनट बिल्कुल लेट मत होना, क्योंकि रिवीजन होगा और वो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। जल्दी से इसे देखो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए भाई, और जब तक मैं पानी पी लूं फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। और आज हम पूरा परिचय तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना भी हमसे हो पा रहा है हम पूरा का पूरा देखने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये तो चीजें आपने देख ली होगी, और हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तरतम बिंदु हमें मिला है एमपी का, दोस्तों उत्तरतम बिंदु है एमपी का मुरैना। दोस्तों एमपी का उत्तरतम बिंदु हमें क्या मिला है? मुरैना। क्या मिला है? मुरैना। और जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, चलें थोड़ा सा टेस्ट लूं क्या आप लोगों का? टेस्ट लूं क्या भाई? मध्य प्रदेश का जो लोग पहले पढ़ चुके हैं बताएं जरा, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु वो आएगा जो सीधे महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाएगा। इनफैक्ट उस जगह को दोस्तों इतिहास में दक्कन का द्वार कहा जाता था, या दक्षिण भारत का दरवाजा उसे कहा जाता था। अकबर ने उसे जीतने के लिए जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके अपनाए थे, और जब वो उसे जीत नहीं पाया था तो उसने रिश्वत देकर पूरे के पूरे जो वहां के सिपह सलार थे उन्हें खरीद लिया था, और इस तरीके से उस पर कब्जा किया था। तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु जो है वो है बुरहानपुर। क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरतम जिला है दोस्तों मुरैना है। उत्तरतम बिंदु हम मुरैना को ही मानते हैं, बहुत नीचे वाले पॉइंट पे, हम गांव पे नहीं जाते हैं। उत्तरतम बिंदु मुरैना, दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? बुरहानपुर। क्या हो गया दोस्तों? बुरहानपुर। पूर्वतम बिंदु दोस्तों यहां पर एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं सिंगरौली। भाई जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना कि सिंगरौली पड़ता है। जब कल अपन मैपिंग पढ़ लेंगे अच्छे से तो और मजा आ जाएगा। ये है सिंगरौली दोस्तों। और जो पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों वो सीधे गुजरात के साथ जो है वो बाउंड्री हमारी बनाता है, जिसका नाम है आलीराजपुर। अब मैं आलीराजपुर क्यों लिख रहा हूं दोस्तों? क्योंकि पहले इसका नाम हुआ करता था अलीराजपुर, अब इसका नाम बदलकर आलीराजपुर हो गया। अब वो क्यों हुआ है वो तो वही जाने। पहले बढ़िया नाम था अलीराजपुर, अब आ में आ की मात्रा लग गई है तो बड़ा आ हो गया है, आलीराजपुर इसका नाम थोड़े दिन पहले हो गया। कुछ लोगों को पता भी होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोगों ने सही आंसर दे दिया भाई। बीना, शिवानी, नीलू, नम्रता, सहेंद्र, रितिका, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो यार। तुम लोगों का रिवीजन चल रहा है, तुम इतने अनजान बनते हो, मासूम चेहरा लेके आते हो। मुझे चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन तुम लोगों के चेहरे फिर भी दिख जाते हैं मुझे। बैठे रहते हो चुपचाप देखते रहते हो, पर रिवीजन अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, बढ़िया रिवीजन होगा। ठीक है, और नो ऑफेंस यार, तुमने जहां से भी पढ़ा होगा अच्छा ही पढ़ा होगा। नो ऑफेंस, मैं जबरदस्ती किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। जहां भी पढ़ा होगा अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन यहां भी तुम बहुत बेहतरीन पढ़ोगे। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और एकदम कॉन्सेप्ट एकदम झकाझक दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। और ये हमने दर्शा दी है मेहनत करके अभी पिछले 10 मिनटों में। इससे हमें पूर्वतम जिला, दक्षिणतम यानी कि सीमांतक जिले भी हमें मिल गए हैं। तो अब यहां पर हम इसे ना लिख देते हैं भाई अलग से, क्योंकि थोड़ा लिखना पड़ता ही है। कुछ लोगों को वो समझ नहीं आता है, मैपिंग समझ में नहीं आती है, उनको ऐसी लिखी हुई बातें ही समझ में आती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीमांतक जिले की हम बात कर रहे हैं। सीमांतक जिले मतलब वही जो सीमा में स्थित होते हैं। और क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पर? भाई मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे ना पूरा लिखना है। क्यों? ताकि मैं ये जो नोट्स बना रहा हूं ये व्यवस्थित बने और आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो उत्तरतम जिला, और उसके अलावा पूर्वतम, और इसके अलावा पश्चिमतम, ये जो 4 जिले हैं वो आपको पता होने चाहिए। और क्या क्या है ये दोस्तों? उत्तरतम जिला अभी हमने देखा मुरैना है।
इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिणतम है वो क्या है, बुरहानपुर। और जो बुरहानपुर है वो मैंने अभी बताया ना, अकबर को दक्षिण भारत की विजय करनी थी तो उसने उसे जीत नहीं पा रहा था। वो वहां का किला जो है, बुरहानपुर का किला बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इनफैक्ट वहां के दरवाजे बहुत ज्यादा मजबूत थे, तो उसको उसने रिश्वत देकर जो है वो खुलवाया था, मतलब। तो तब से एक कहानी जो है वो बन गई है। चलिए, तो ये चार हमने चीजें जो है वो देख ली। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें देखनी होती है, एक और महत्वपूर्ण बात हमें देखनी होती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से देखिए, ये है दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है दोस्तों, 21 डिग्री 6 मिनट। और ये क्या है दोस्तों, 26 डिग्री 30 मिनट। और आप जानते हो कि जो 23.5 डिग्री रेखा होती है दोस्तों, जो 23.5 डिग्री रेखा होती है वो क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कर्क रेखा कहलाती है। और कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। दोस्तों जो जो कर्क रेखा है, कैंसर ऑफ, दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है दोस्तों, वो कहां से होकर जाती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि नर्मदा नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से नर्मदा नदी के पैरेलल जाती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, कर्क रेखा बस लिख देता हूं, और हम अगली स्लाइड में कर्क रेखा पर जो है वो बातचीत करते हैं। लेकिन उसके पहले 1 मिनट का समय लेकर इस पीपीटी को अच्छे से देख लो, फिर हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, बुरहानपुर संस्कार है ना, रीति का भी सही आंसर है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे कुछ साथी ना एक्चुअली में मॉर्निंग में क्लास लगा नहीं पाते हैं, और उनने मुझसे बात भी कर ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर उन लोगों को कुछ मैं कह देता हूं, अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, तो भी अपने आप को ऐसा ना समझे यार कि हमें आपकी परवाह नहीं है, आप भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हो। किसी दिन समय मिलेगा तो एक आध बार लाइव क्लास जरूर लगा लेना यार, किसी दिन तो एफर्ट करके लाइव क्लास लगा लेना। अगर आप लाइव नहीं लगा पाते हैं तो जो लाइव लगाते हैं वो तो लगा ही रहे, लेकिन अगर आप किसी तरीके से लाइव न लगाकर रिकॉर्ड लगा रहे हैं तो प्लीज एक बार लाइव आना, और प्लीज एक बार बताना आना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको लाइव देखकर। फिर उसके बाद मत आना चाहो तो, पर एक बार लाइव आ जाना, ठीक है। तो दोस्तों इसे जल्दी से देख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास वैसे समय अब बचा नहीं है, तो हम कर्क रेखा देखेंगे और खत्म करेंगे आज की इस क्लास को। और एकदम बेसिक बातें मैंने अभी तक बताई है। चलिए पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका, एंड देन कर्क रेखा दोस्तों हम कल यहां के आगे की हम बात करेंगे। अब देखिए, आज कम पढ़ाई हुई, ठीक है, लेकिन सटीक हुई है। तो बात हम वही कर रहे थे कि एकदम सटीक चीजें पढ़ेंगे। हालांकि हमने काफी चीजें देखी, मैंने आपको ये सब बताया कि कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, और एज सुन एज पॉसिबल हम इसको खत्म करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एमपी पढ़ा के खत्म करना मेरा मोटिव नहीं है। मैं गिनती की क्लासेस नहीं लगाता हूं यहां पर। जब तक मन नहीं होगा, भर नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़ा नहीं लेंगे, तुम लोगों को मजा नहीं आ जाएगा, तब तक पढ़ाते रहेंगे। काउंट लेस चीजें चलती है अपना प्लेनेट पर। कोई ऐसा नहीं है कि यार लिखा लिखा पढ़ी वाला काम है। जब तक पढ़ाना है पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ाएंगे, है ना। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है, आपको लगता है कि सर एमपी जब आप पढ़ाओगे तो इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, हमको किसी जगह पढ़ाया नहीं गया, या किसी ने पढ़ाया तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, आप वो मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे कभी भी, मतलब आज कल जब भी हम एमपी पढ़ रहे हैं तब भेज देना। पर टॉपिक पढ़ने से पहले बताना। चाहो तो अभी आप 1-2 दिनों में मुझे बता दो कि यार आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है एमपी के जिन पे आपको विशेष तौर पे ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, या आपको अच्छे से और पढ़ना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो जिलेवार पढ़ाई होती है ना, कि वो एक एक जिला उठा लिए 55 जिलों में, चलो भाई सिवनी पढ़ लेते हैं, चलो भाई छिंदवाड़ा पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है। लिटरली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कुछ नहीं मिलता उसमें, फालतू की बातें मिलती है, और जो कांस्टेबल में काम आ जाती है लेकिन बाकी एग्जामों में काम नहीं आती। लेकिन मैं आपको वैसा भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज। तो 50-60 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो उसमें आपको हर जिले की महत्वपूर्ण बातें वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है, आप मुझे बताना। अगर आपको संभाग के स्तर पर पढ़ना है, जिले के, अरे जैसा लगे वैसा बताना, मैं वैसा पढ़ा दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से बता देना। चलो जल्दी से आ जाओ। मध्य प्रदेश का परिचय दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना,
उसके पहले सीपीएन बरार हुआ करता था और कुछ इस तरीके का हुआ करता था सीपीएन बरार। और 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। आगे चलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित हो गया तो पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और छत्तीसगढ़ में 16 जिले जब ये बना था, है ना। क्लास के बाद इसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं। हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं हृदय प्रदेश। और पता है ये हृदय प्रदेश किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों पंडित नेहरू ने। तो ये किसने कहा था दोस्तों? पंडित नेहरू ने कहा था, याद रखा। पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी है ना, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा क्या कहा गया है? इसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा गया है दोस्तों। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश जो है वो कहा है। इसके अलावा सोया स्टेट, फॉरेस्ट स्टेट, टाइगर स्टेट, तेंदुआ, गिद्ध, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, हीरा प्रदेश, नदियों का मायका, संस्कृतियों का संगम स्थल, सब कह दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 308,252 वर्ग किलोमीटर है और पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और इस आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। किसके बाद? राजस्थान के बाद। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। सब याद करेंगे भैया, ऐसे कसम है तुम लोगों को खुद की। ठीक है, और फिर हमने यहां से चीजें आइडेंटिफाई की, ये सब मैंने आपको बना के बताया। उत्तरतम बिंदु मुरैना, दक्षिणतम बिंदु बुरहानपुर, पूर्वतम बिंदु सिंगरौली और पश्चिमतम बिंदु अलीराजपुर। ऐसे देखो, ऊपर है दोस्तों मुरैना, सबसे ऊपर क्या है? मुरैना। नीचे है दोस्तों बुरहानपुर, दक्कन का द्वार कहते थे बुरहानपुर को। तो ये हो गया मुरैना, ये हो गया बुरहानपुर। इधर अब ये कौन सी दिशा कहलाएगी आपकी? ये वाली। तो ये है सिंगरौली और ये है दोस्तों क्या आपका? पश्चिमतम अलीराजपुर। ठीक है, तो ये है भाई बातें जो आज हमने देखी। अब हम कल की क्लास में दोस्तों कर्क रेखा से शुरू करेंगे और कर्क रेखा जो है ना, ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। एक लैंड लॉक्ड स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। मतलब हिंदी में कहते हैं भू आविष्ठित। दोस्तों मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित राज्य है मतलब एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो ऐसे लैंडलॉक्ड स्टेट पूरे भारत में 5 हैं। ठीक है, उसमें से एक क्या है? मध्य प्रदेश, जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है ना, तो हरियाणा भी है। तो ये सब हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एमपी। तो भाई भारत का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। ये भी आप याद रखेंगे, भू आविष्ठित राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही दोस्तों किसको छूती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। चलें भाई, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पढ़ाई। आज हमारी पहली क्लास भी थी एमपी की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रही होगी ये क्लास। पढ़ने पढ़ाने का तरीका मजा आया होगा। कब 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया होगा समझ नहीं आया होगा। और कल से दोस्तों अब आगे की बातें पढ़ेंगे, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। करना क्या है? आपको रिविजन करना है। इससे करो, किसी से भी करो, जहां से करना वहां से करो, प्लीज रिविजन करो। ठीक है, एमपी अगर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों और प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आपको अगला प्रीलिम्स देना हो चाहे ना देना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप अगला प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में दोस्तों 50 से 55 नंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमपी के होते हैं। अगर आपने एमपी को साध लिया, आपका आधा प्रीलिम्स सद गया। इसलिए बी सीरियस अबाउट एमपी। ठीक है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए चलना है। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि दक्षिणतम बिंदु गलती से अलीराजपुर लगा के आ गए। नहीं, पश्चिमतम बिंदु जो है वो है अलीराजपुर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग रिवीजन जरूर करेंगे। चाहे तो इस क्लास को 2x पर 3x पर देख लेना, अपने ऐप में आप
4x तक देख सकते हो। तो भाई आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलेंगे दोस्तों सीधे रात में, ठीक है। ये तो मैं बताना ही भूल गया तुम्हें दोस्तों, हमारी रात में भी क्लास रहती है। कब रहती है? 8:30 बजे। 8:30 से 9:30 तक दोस्तों हम वहां पर फिलॉसफी कवर करेंगे, और फिलॉसफी की क्लास जरूर लगाना। एक तरफ आपकी मेंस की तैयारी भी होती रहेगी बढ़िया, तो धीरे धीरे आपके मेंस की तैयारी होती रहेगी, और उसको बड़े आराम से मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां हम न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा आज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपको जो है पढ़ाकर मुझे, और मिलते हैं रात में। नमस्कार।